आज हम इस चैप्टर में पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और चाहे क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो, हम पहले इसे जनरल एंट्रीज से करेंगे। X and Y decided to dissolve the firm on 31st December 2019. On that day, their balance sheet is given. The partners were sharing profit in the ratio of their capitals. तो कैपिटल्स की रेशियो क्या है? कैपिटल है 60,000 40,000। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रेशियो हो जाएगी 3:2। The assets realized as under, यानी assets इतने में बिके। Cash and expenses 1200। उसके बाद पांच जनरल एंट्री नहीं भी लिखा हो तो हमने डिसाइड किया था कि हम इस क्वेश्चन को जनरल एंट्री से करेंगे। वैसे तो इस क्वेश्चन में लेजर भी मांगा है, लेकिन हम लेजर नहीं बनाएंगे, हम इस क्वेश्चन को सिर्फ जनरल एंट्री से करेंगे। डेट फॉर्मेट बना लो जल्दी से। क्या किसी डेट दे रखी है? जिस तारीख की बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2019, उसी तारीख को फॉर्म डिसॉल्व हो रही होगी और हो रही है। तो 2019 दिसंबर 31। अब जनरल एंट्री में एक सीक्वेंस में काम चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप जो चाहे जब चाहे कर दो। सबसे पहले हम एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, उसे ट्रांसफर करने के लिए, क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। याद रखो, जो इससे पहले हम एंट्रीज करते थे, अभी वो एंट्री स्टार्ट नहीं हुई है, अभी हम ट्रांसफर एंट्री कर रहे हैं, जिसमें हम सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे और रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। और जितने भी एसेट्स हैं हमारे, लेकिन एसेट्स में से कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट उसको छोड़ देंगे। तो एसेट साइड में सबसे पहली चीज क्या है? कैश एट बैंक, उसको नहीं देखेंगे। टू डेटर्स, और हमें इससे कोई मतलब नहीं, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है हम पूरी की पूरी बुक वैल्यू रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। 20,000 स्टॉक, 30,000 प्लांट एंड मशीनरी, 28,000 बिल्डिंग। आप इसकी 4 अलग अलग एंट्री भी कर सकते थे, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। 70,000, 1,48,000 being assets transferred to realization। उसके बाद हम लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी से भी सारी चीजें ट्रांसफर नहीं होंगी। जो पार्टनर्स की कैपिटल है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और पार्टनर का लोन, इसको छोड़कर एक्सटर्नल लायबिलिटीज और प्रोविजंस सब ट्रांसफर हो जाएंगे। तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, अब ये लायबिलिटी डेबिट होगी ताकि क्लोज हो जाए, और लोन है। और जब लोन लिखा है तो वो सिंपल लोन हुआ, सिर्फ पार्टनर लोन ट्रांसफर नहीं करना है। पार्टनर लोन कैसे दे रखा होगा? एज लोन या लोन फ्रॉम ए, बीज लोन या लोन फ्रॉम बी, पार्टनर के नाम लिखा होगा लोन के साथ। अगर खाली लोन लिखा है तो वो किसी और पर्सन से दिया हुआ है और वो ट्रांसफर होगा टू रियलाइजेशन। कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी। 32,000, 18,000, पहली दो एंट्री हमेशा यही होनी है। टोटल हो गया 50,000 बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड। इन दोनों की एंट्री का सीक्वेंस नहीं है, आप इस वाली एंट्री को पहले, इसको बाद में कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले हम एसेट्स की ट्रीटमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एसेट्स बिकेंगे, उससे जो पैसा आएगा और फिर लायबिलिटीज को पे किया जाएगा। तो इसलिए इसका सीक्वेंस नहीं बदल सकता, पहले एसेट्स की ट्रीटमेंट करनी है। एसेट्स की दो ट्रीटमेंट हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एसेट कोई पार्टनर लेके चला जाए और ऐसा हो सकता है एसेट बिक जाए। तो दोनों की एंट्री, पहले किसी एक की फिर दूसरे की एंट्री होगी। अब आपको बता रखा है
द एसेट रियलाइज्ड एज अंडर, यानी एसेट से कैसे कैसे पैसा मिला ये बताया हुआ है। डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी से 10% लेस, बिल्डिंग 80,000, फिर क्रेडिटर्स की बात आ रही है। अगर हम डेटर्स से पैसा मिला, इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। स्टॉक से पैसा मिला, इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इन चारों के लिए एक एंट्री होगी, तो 4 एंट्री करने की जगह हम एक ही एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक, और रफ में वर्किंग नोट्स में हम अमाउंट निकाल लेंगे कि कितना पैसा रियलाइज हो रहा है एसेट से, एसेट्स का पैसा कितना कितना रियलाइज हो रहा है। डेटर्स से 18,400 रियलाइज हो रहा है, स्टॉक से 36,000 रियलाइज हो रहा है, बिल्डिंग से सॉरी मशीनरी से 10% लेस, मशीनरी है 28,000, 10% लेस करो 25,200, और बिल्डिंग से 82,000। अब इनका टोटल लगाओ और इस एंट्री में लिख दो। 1,61,600 आना चाहिए। एक बार चेक कर लो, मैं भी कर लेता हूं। 1854 79, ठीक। बीइंग एसेट्स रियलाइज, आप चारों की अलग अलग एंट्री भी कर सकते थे। इसके बाद हम लायबिलिटीज पे करेंगे। क्रेडिटर्स पे उसकी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू, अच्छा बैंक। अच्छा एक चीज और देखनी है अब आपको लेजर में, जनरल एंट्री में, कि अब आप अपनी मर्जी से बैंक को कैश नहीं दे सकते हो। अगर बैलेंस शीट में कैश दे रखा है तो आपको हर एंट्री में कैश लिखना है, बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है तो बैंक लिखना है। तो बता रखा है कि क्रेडिटर्स को हम इस क्वेश्चन में बैंक ही है तो हमने बैंक ही लिखा है। फिर बता रखा है क्वेश्चन में कि क्रेडिटर्स वर पेड 31,400, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो 1200 के हैं, किसने पे करने हैं नहीं बताया, किसने बॉन्ड करना है तो फर्म ही बॉन्ड करेगी, फर्म ही पे करेगी। इसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद इस आप इसकी 2 अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो और एक कॉमन एंट्री भी कर सकते हो। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, पहले ये एंट्री लिख लेते हैं, कॉमन एंट्री करने लगे हैं हम। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। अमाउंट निकाल लेते हैं, लायबिलिटीज को कितना पे किया गया, लायबिलिटीज और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को 31,500 क्रेडिटर्स को पे किया गया और 1200 सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए गए। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये देखना पड़ता है कि जो आपने लायबिलिटीज ट्रांसफर करी थी क्या वो सारी पे हो गई। क्रेडिटर्स हाँ पे हो गए, 32,000 के थे लेकिन 31,400 में ही वो सेटल हो गए हैं, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होता कि कम दिया ज्यादा दिया, अगर वो सेटल हो गए तो बात खत्म हो गई। लेकिन लोन की पेमेंट अभी तक हमने नहीं करी है, तो अगर किसी लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में नहीं भी बता रखा होगा तब भी वो लायबिलिटी हमें पे करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों का पैसा हमें पूरा चुकाना है। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जब तक पैसा जमा हो जाए लोगों का तब तक हमें पैसा पार्टनर्स को लाना पड़ता है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, लायबिलिटी पे की जाएगी चाहे क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो। अब टोटल लगा है इसका 32,600, ये आ गया 50,600 being liabilities and realization expenses paid by firm, या पेड लिख दो खाली। आप इन तीनों की अलग अलग एंट्री भी कर सकते थे, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। इसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। पहले तो वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट कर लेते हैं।
रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस जैसे रिवैल्यूएशन में करते थे, पूरा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था 1,48,000 से, दूसरी में क्रेडिट हुआ था 50,000 में, फिर क्रेडिट हुआ था 1,61,600 से, और फिर डेबिट हुआ था 50,600 से। टोटल कितना ज्यादा है, क्रेडिट का ज्यादा लग रहा है 2,16,600। एक बार चेक कर लो, गलत हो सकता है। 18,000 आ रहा है और 80 सॉरी ये 161 आएगा और 211 ये आ गया 13,000 आ रहा है। और ये क्या हुआ, क्योंकि इधर आया तो प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट है इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि रियलाइजेशन करते वक्त एसेट्स और लायबिलिटी, क्योंकि एक तरफ हमने एसेट से कितना पैसा आया ये लिख दिया था और लायबिलिटी से कितना पैसा आया था दूसरी तरफ वो लिख दिया था। तो हम प्रॉफिट का मतलब हुआ कि एसेट्स से कितना फायदा हो गया हमें लायबिलिटीज पे करने के बाद, एसेट ज्यादा में बिक गया। आप देख सकते हो कि बिल्डिंग जो है वो अपनी बुक वैल्यू से काफी ज्यादा में बिकी थी और स्टॉक भी अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा में बिका था, इस वजह से हमें प्रॉफिट हो गया है। और ये सभी पार्टनर में दो ही पार्टनर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। 13,000 को 3:2 में बांटोगे, 13,000 का प्रॉफिट है, 70,800, 50,200 being profit from realization distributed या ट्रांसफर्ड। उसके बाद जैसे पहले के चैप्टर में चल रहा था, हम लायबिलिटी साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देखेंगे, कोई है तो नहीं है। फिर एसेट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस देखेंगे, नहीं है। उसके बाद हम पार्टनर का लोन सेटल करेंगे। अगर कोई पार्टनर का लोन लायबिलिटी साइड या एसेट साइड में होगा तो उसे सेटल करेंगे, वो भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हम कैपिटल सेटल करेंगे। अभी दो एंट्री हो सकती है और एक एंट्री हो सकती है, तो वर्किंग नोट्स में आओ और कैपिटल की बात करते हैं। बैलेंस शीट में कितनी कैपिटल दे रखी है, x की 60,000, y की 40,000। पहली एंट्री में x और y है, मैंने a और b लिख दिया है, ये x और y है। क्या पहली एंट्री में x और y आया, नहीं आया, दूसरी में भी नहीं आया, तीसरी चौथी में भी नहीं आया, ये पांचवी में आया और क्रेडिट हुआ यानी प्लस हो जाएगा। उसके बाद किसी एंट्री में नहीं आया, ये आ गया 67,800 और ये आ गया 45,200। अब इस चैप्टर में अलग चीज ये है, हमें हर एक अकाउंट को जीरो कर देना है, यानी इसकी कैपिटल को 67,800 से कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे, यानी हम इनको पैसे दे देंगे और इसकी कैपिटल को 45,200 से कम करना पड़ेगा। तो दोनों की कैपिटल को क्योंकि कम करना है तो एक कॉमन एंट्री हो जाएगी। अगर एक की कैपिटल को एक को यानी इसको पैसे देने हैं, इसको भी पैसे देने हैं, कैपिटल वो होती है जो पार्टनर को देना होता है, पार्टनर का पैसा जो हमारे पास है, इसमें हम जीरो कैसे करेंगे, उससे पैसे लौटाकर। तो इसको भी पैसे लौटाने हैं, इसको भी पैसे लौटाने हैं। अगर किसी की यहाँ पर नेगेटिव कैपिटल आती, मान लो यहाँ पर आता माइनस का 45,200, तो इसका मतलब उसे 45,200 कैपिटल बढ़ानी है या ये उसे पैसे लाने होंगे। तो पैसे लाने की एंट्री बाद में होगी हमेशा, पहले होगी हमेशा, और पैसे देने की एंट्री हमेशा बाद में है। फिलहाल दोनों में को ही पैसे देने हैं तो आप एक साथ एंट्री कर सकते हो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना 67,800, 45,200 टोटल लगाओगे तो 1,13,000 being partners capital settled। अब कई बच्चे पूछते जरा बैलेंस शीट बनेगी, इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनती है। बैलेंस शीट हमारी कैपिटल जीरो हो चुकी है, एसेट जीरो हो चुके हैं, लायबिलिटी जीरो हो चुकी है, बिजनेस बंद हो चुका है, ये लास्ट एंट्री है।
इसके बाद बिजनेस खत्म, किताबें क्लोज, दुकान बंद। अब कैसे पता चले कि अब तक हमने जो किया है वो सही किया है? तो आप बैंक का बैलेंस निकाल कर देखो, अगर बैंक का बैलेंस 0 होगा तो हमने सब सही किया है। अब बैंक का बैलेंस निकालने के दो तरीके हैं, एक तो प्लस माइनस करके कर लो, दूसरा जल्दी से एक लेजर बना लेते हैं, डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, बैंक की स्टार्टिंग उसके बैलेंस से होगी जो बैलेंस शीट में रखी है 2000। पहली एंट्री में बैंक आया था नहीं, दूसरी में नहीं, तीसरी में आया था और डेबिट हुआ था 161,600। अगली एंट्री में भी आया था, क्रेडिट हुआ था, और उसके बाद लास्ट एंट्री में आया, क्रेडिट हुआ है। अगर ये टोटल और ये टोटल इक्वल आ गया है तो ये बहुत चांसेस हैं, 100% श्योरिटी अभी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो भी बराबर आ सकता है ऐसे। तो ऐसे में ये इक्वल आ गया जिसमें आपने क्वेश्चन सही कर होने के चांसेस पूरे हैं।